हेलो गाइस। तो पिछली बार जो है हम लोगों ने डायरेक्शन लेक्चर 2 तक हम लोगों ने पढ़ा था। आज जो है हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले हैं डायरेक्शन लेक्चर 3। और मैं बेसिकली आज आपको सिखाने वाला हूँ डायरेक्शन में जो क्वेश्चन डिस्टेंस के बेस पर भी होता है उसको हम कैसे निकालेंगे। ठीक है। तो एक बात सुनना ध्यान से, मैंने अभी क्या बोला। मैंने ये बोला कि डायरेक्शन विथ डिस्टेंस ये चीज़ें हमसे एग्जाम में खासकर पूछता है, तो इसको हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं। तो जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये बोलूँ आपसे, अगर मैं आपसे ये बोलूँ, मान लो मैं एक डायग्राम बनाता हूँ। मैंने ये बनाया ए बी सी डी। ठीक है। और उसके बाद मैंने एक सेंटर पॉइंट मान लिया ओ। मैंने एक सेंटर पॉइंट मान लिया ओ। ई एफ जी और एच। ठीक। तो अभी देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा। क्वेश्चन ये पूछेगा कि ए इज इन विच डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ओ। क्वेश्चन ये पूछेगा ए इज इन विच डायरेक्शन, विच डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू, विथ रिस्पेक्ट टू ओ। ए ओ के संदर्भ में किस दिशा में है। ए ओ के संदर्भ में किस दिशा में है। तो ध्यान रखना यहाँ पर सबसे पहली चीज आपको ये समझनी है किसका पूछ रहा है और किससे पूछ रहा है। तो यहाँ पर ना ये पूछना चाह रहा है एक का, एक का पूछना चाह रहा है। और किससे पूछना चाह रहा है, ये पूछना चाह रहा है विथ रिस्पेक्ट टू ओ। इससे पूछना चाह रहा है ये। अब बच्चे पता क्या करते हैं, बच्चे इस क्वेश्चन के बच्चे मैक्सिमम बच्चे आंसर गलत दे देते हैं। पूछता है ए का, बता देते हैं वो ओ को। ठीक है। तो यहाँ पर गलतियां हो जाती हैं बेसिकली। अब अगर यहाँ पर देखो तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर किसका पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है ए का विथ रिस्पेक्ट टू ओ। आपको बताना है ए ओ से कहाँ पर है। ठीक है। तो एक बात बताओ, जिस पॉइंट से पूछ रहा होगा, जिस पॉइंट से पूछ रहा होगा उस पॉइंट पे एक रफ डायरेक्शन का डायग्राम बना दो। ठीक है। इस पॉइंट से पूछ रहा है ना, इस पॉइंट से पूछ रहा है और रफ डायरेक्शन का डायग्राम बना दो। तो ये बनेगा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो ए जो है वो ओ से कहाँ पर है, वो इस लाइन में आ रहा है, इस लाइन में आ रहा है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम दिशा में है। आई होप इतनी बात क्लियर होगी। ठीक है। क्वेश्चन टू और ले लेते हैं, क्वेश्चन टू और लेते हैं। क्वेश्चन टू ये बोल रहा है डी इज इन विच डायरेक्शन, डी इज इन विच डायरेक्शन, विच डायरेक्शन, विच डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू, विथ रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है। तो यहां पर पूछना चाह रहा है डी किस दिशा में है, किसके रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में पूछना चाह रहा है। डी का पूछ रहा है, डी का पूछ रहा है। ठीक है बच्चों, डी का पूछ रहा है और किससे पूछ रहा है, ये पूछ रहा है बी से। ठीक है। तो यहां पर क्या करना होगा, मुझे मुझे बताना है डी का किसके रिस्पेक्ट में बताना है, मुझे मुझे बताना है बी के रिस्पेक्ट में। जो डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे, ध्यान रखना डायग्राम हम लोग से पे ड्रॉ करते हैं हमेशा। तो यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ कर लो, एक रफ डायग्राम, एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर लो। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अब ये वाला जो पॉइंट है, डी वाला जो पॉइंट है, वो बी से कहाँ पर है, वो बी से साउथ ई साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, साउथ वेस्ट डायरेक्शन, दक्षिण पश्चिम दिशा में है डी। ठीक है। उसी तरीके से अगर क्वेश्चन ये पूछेगा सी इज इन विच डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू डी, सी का डायरेक्शन डी के रिस्पेक्ट में कहां पर है, आपको बताना है सी का, किसके रिस्पेक्ट में, डी के रिस्पेक्ट में। तो ध्यान रखना डायग्राम किस पे बनेगा, सी पे बनेगा कि डी पे बनेगा, डायग्राम डी पर बनेगा क्योंकि सी का बताना है यार। तो यहाँ पर डायग्राम अगर बनाओगे तो जो सी पॉइंट है वो डी से किस डायरेक्शन में है, वो है ईस्ट डायरेक्शन में, वो ईस्ट डायरेक्शन में है। एग्जाम में क्वेश्चन जो होता है
वो इसी बेस पे पूछा जाता है, ठीक है। और इसके बाद डिस्टेंस भी इसमें जोड़ के पूछता है वो क्वेश्चन को। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन ये पूछ रहा है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है जी इज इन विच डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ई। जी ई से किस दिशा में है। तो ध्यान रखना, जी का पूछ रहा है, किस से पूछ रहा है, पूछ रहा है ये ई से। तो डायग्राम किस पे बनेगा, डायग्राम बनेगा ई पर। तो अगर आप ई पर डायग्राम बनाओगे, अब देखो बार बार डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, एक इमेजिन करके भी इसका आंसर दे सकते हो आप। ई पर अगर डायग्राम बनाऊंगा तो ई से साउथ में तो जी है, ई से साउथ में तो जी है ना, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा, साउथ इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर इस बेस पे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में, इसी बेस पे एग्जाम में पूछता है। अच्छा अगला क्वेश्चन देखो जरा, अब मैं थोड़ा सा आपको डिस्टेंस का भी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, डिस्टेंस का भी इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देता हूँ। ध्यान ये रखना है मुझे, बेसिकली ध्यान मुझे ये रखना है कि जब मैं डिस्टेंस को पढ़ाता हूँ, जब मैं डिस्टेंस को पढ़ता हूँ, ठीक है, तो डिस्टेंस को जब मैं पढ़ूंगा तो एक चीज ध्यान रखना कि राइट एंगल ट्रायंगल की हमें आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल का बहुत बड़ा रोल है भाई, यानी राइट एंगल ट्रायंगल का रोल है, तो इसका मतलब पाइथागोरस थ्योरम का रोल यहाँ पर है। और राइट एंगल ट्रायंगल पे ही पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होती है, किसी और पे अप्लाई नहीं होती है। तो जैसे मान लो सपोज ए बी और सी, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है, इसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बेस, इसको हम बोलते हैं बेस, और इसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो मुझे ये लगता है कि शायद आपको वो क्या नाम है इसका, पाइथागोरस थ्योरम ये याद हो, ठीक है। और नहीं भी अगर याद है तो मैं एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ इसका, बेसिकली कैसे अप्लाई करना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अगर मान लो मुझे ए सी की वैल्यू निकालनी है, मुझे ए सी की वैल्यू निकालनी है, तो ए सी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करूँगा मैं करूँगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये मेरा होता है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखना ये भर भर के पूछेगा, और आपको डायरेक्ट ट्रायंगल शायद ना दिखे, ठीक है, तो उस केस में ट्रायंगल को बनाना भी पड़ता है। अच्छा एक बात बताओ, अगर इतनी बात क्लियर है तो एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पर डायरेक्शंस डिस्टेंस को पढ़ने के लिए हम लोग डिस्टेंस को थोड़ा सा और समझ लेते हैं, है ना। डिस्टेंस में तीन वैल्यूज ऐसी होती हैं, डिस्टेंस में तीन वैल्यूज ऐसी होती हैं जो अक्सर रिपीटेड होती हैं, कई बार उन्हीं वैल्यूज को पूछा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिखा, यहाँ पर मैंने लिखा कि इसकी वैल्यू 3 है, इसकी वैल्यू 4 है, ठीक है, इसकी वैल्यू 3 है, ए बी की वैल्यू 3 है, बी सी की वैल्यू 4 है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है ए सी की वैल्यू क्या होगी। तो अगर मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करूं तो कैसे निकालूंगा, देखो फॉर्मूला ऐसे तो अप्लाई होगा, ए सी इक्वल्स टू अंडर रूट में ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस कितने का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना बन जाएगा 9, 4 का स्क्वायर बनेगा 16, आपका अंडर रूट में आएगा 25, 25 में से भी क्या कर दें हम, 25 में से भी 5 इंटू 5 लिख सकता हूँ इसको मैं, तो इससे तुम्हारा एक 5 बाहर आ जाता है बच्चों। ये हमारा बेसिक पाइथागोरस थ्योरम होता है, ठीक है। अभी इतना आसान चीज़ों को बता रहा हूँ मैं, शायद आपको आगे इससे आसान ना मिले यार, अब इसके आगे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होती चली जाएंगी सिचुएशंस, ठीक, लेकिन हाँ बेसिक यही है, बेसिक यही है। अच्छा मैं इसको ट्रिपलेट भी बोल सकता हूँ, ट्रिपलेट का मतलब होता है कि अगर एक वैल्यू 3 है, एक वैल्यू 4 है, तो अगले को 5 होना ही पड़ेगा, अगले को 5 होना ही पड़ेगा। एक वैल्यू 3 है, एक वैल्यू 4 है, तो अगले को 5 होना ही पड़ेगा। उसी तरीके से अगर एक वैल्यू 30 है, अगली वैल्यू 40 है, तो जो ये वाली वैल्यू ना 5, इसको क्या होना पड़ेगा, इसको 50 होना पड़ेगा, ठीक। उसी तरीके से दूसरा ट्रिपलेट देखो, दूसरा ट्रिपलेट क्या बनेगा तुम्हारा, दूसरा ट्रिपलेट क्या बनेगा, एक वैल्यू 8 है, एक वैल्यू 6 है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ एक बार, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, दोनों को जोड़ोगे तो वैल्यू कितनी बनेगी 100, 100 का मतलब क्या हुआ 10 इंटू 10, इसका मतलब क्या मैं ये कह सकता हूँ एक 10 बाहर आ जाएगा। तो इसी बेस पे अगर एक वैल्यू 8 है,
एक वैल्यू 6 है तो अगली वैल्यू को 10 होना ही पड़ता है। सिमिलरली अगर एक वैल्यू 80 है, एक वैल्यू 60 है, तो अगले को 100 होना पड़ेगा। ध्यान रखना इस बात को। इसको हम ट्रिपलेट बोलते हैं। कुछ ट्रिपलेट ऐसे होते हैं जो मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं, वैसे होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये कुछ कॉमन ट्रिपलेट्स हैं जो यूज होते हैं। उसी तरीके से पहला ट्रिपलेट ये रहा, दूसरा ट्रिपलेट ये रहा, एक ट्रिपलेट और देख लो, ठीक है, एक ट्रिपलेट और देख लो। एक ट्रिपलेट है तुम्हारा 12, एक वैल्यू है 5। तो आप लोग बताओ ये वाली वैल्यू क्या होगी, हाइपोटेनियस क्या बनेगा हमारा, हाँ बताओ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या करूंगा मैं, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 5 का स्क्वायर होता है 25, 144 प्लस 25 कितना बन जाएगा 169, 169 का मतलब 13 बाहर। तो एक वैल्यू 12 है, एक वैल्यू 5 है, तो अगले को 13 होना ही पड़ेगा। उसी तरीके से अगर एक वैल्यू 120 है, एक वैल्यू 50 है, तो अगले को 130 होना पड़ेगा। ठीक है, या ऐसा कह लो एक वैल्यू 13 है, एक वैल्यू 12 है, तो अगले को 5 होना ही पड़ेगा। ये कॉमनली यूज ट्रिपलेट है। अब इसका एप्लीकेशन देखो एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, इसका एप्लीकेशन देखो आप लोग। अब देखो ये मेरे सामने एक क्वेश्चन है। अभी तक जो आपने क्वेश्चन पढ़ा था बच्चों, वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को लेके क्वेश्चन आपने पढ़ा था कि बंदा मेरा चल रहा है, वो लास्ट में कहाँ पर खड़ा हो जाता है, बस यही क्वेश्चन पूछता है वो। यानी स्टार्टिंग पॉइंट कुछ दे देगा और लास्ट में क्या पूछेगा कि ये बताओ भैया कि एंड में उसका मुंह किस दिशा में है। अभी तक हमने यही पढ़ा था डायरेक्शन लेक्चर 1 में भी और लेक्चर 2 में भी। तो जिन बच्चों ने उसको देखा नहीं है एक बार उसको जाके प्लीज आप देख लो, ताकि इसमें आप ब्लैंक मत हो, इसमें ब्लैंक नहीं होगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक आदमी दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चलता है। एक आदमी है वो 5 किलोमीटर चलता है साउथ की तरफ। तो मैं काम कर लेता हूँ, एक पॉइंट मान लेता हूँ, इसका नाम मैं दे देता हूँ एसपी। एसपी का मतलब मैंने पहले ही बोला था कि जहां जब मैं एसपी लिखता हूं तो उसका मतलब स्टार्टिंग पॉइंट होता है। तो यहां से अपनी जर्नी ये स्टार्ट करता है और कहां की तरफ मूव करता है, ही मूव 5 किलोमीटर टुवर्ड द साउथ। यहां से मूव करता है साउथ में कितना किलोमीटर, 5 किलोमीटर चलता है। अच्छा बच्चों, आगे बढ़ने से पहले एक चीज ध्यान रखना, जब कभी भी बंदा नॉर्थ की तरफ ट्रेवल करता है, जब कभी भी बंदा नॉर्थ की तरफ ट्रेवल करता है, ठीक है, तो जो आपका राइट होगा वो इस क्वेश्चन का राइट बनेगा, जो आपका राइट होगा वो इस क्वेश्चन का राइट बनेगा। लेकिन अगर कोई भी बंदा लेफ्ट में ट्रेवल कर, सॉरी साउथ में ट्रेवल कर रहा है अगर बंदा, तो जो आपका राइट हैंड होगा ना, क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करोगे ना आप लोग, तो आपका जो राइट हैंड होगा वो उसका लेफ्ट बन जाएगा। देखो साउथ में ट्रेवल कर रहा है मतलब यूं चल रहा है वो। अब मैंने बोला राइट, तो राइट ये हुआ ना, राइट ये हुआ ना, राइट ये हुआ ना, राइट। बात क्लियर है इतनी? तो इसी तरीके से ध्यान रखना। तो यहाँ पर अगर कभी भी बंदा, अब किसने क्या किया, अब इसने यहाँ से देन ही टर्न टू हिज राइट। अब राइट घुमा है तो गलती से इसको यहाँ मत घुमा देना, क्वेश्चन गलत हो जाएगा वहीं के वहीं। ठीक, ये यहाँ पर घूमता है, राइट का मतलब जो आपका लेफ्ट होगा वो इस क्वेश्चन का राइट बनेगा। राइट घूमता है आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर। अब राइट घूम के कितना किलोमीटर चलता है वो, राइट घूम के 3 किलोमीटर चलता है। फिर क्या करता है वो, देन ही टर्न टू हिज लेफ्ट। यहां से वो लेफ्ट घूमता है, यहां से वो लेफ्ट घूमता है। अब देखो ये एरो मेरे क्या है, ये एरो मेरे हैंड्स हैं। जो ये वाला एरो है ये मेरा राइट हैंड है। भाई मैं ऐसे तो खड़ा हूं, यूं ही तो खड़ा हूं मैं, तो ये मेरा कौन सा हाथ हो गया ऊपर की तरफ, राइट हैंड हो गया, और नीचे की तरफ कौन सा हाथ हो गया, लेफ्ट हैंड हो गया। तो ये बताओ ऊपर वाला एरो राइट, नीचे वाला एरो लेफ्ट की तरफ होगा। तो यहाँ पर क्या करता है वो, आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर ही टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 5 किलोमीटर। अब यहां से ये लेफ्ट में घूमता और कितने किलोमीटर चलता है, 5 किलोमीटर चलता है। अब क्वेश्चन यहाँ पे देखो, क्वेश्चन को समझना ध्यान से। क्वेश्चन अगर ये पूछता कि इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग, इतना सब करने के बाद लास्ट में उसका मुख किस दिशा में है, तो मैं आंसर साउथ दे देता, तो मैं आंसर साउथ दे देता। लेकिन यहां पर उसने फाइनल पॉइंट कहां पर है ये नहीं पूछा, उसने ये पूछा है कि वो अब खड़ा है कहां पर, नाउ इज इन ही इज इन विच डायरेक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग प्लेस। यानी ये वाला पॉइंट मुझे निकालना है, किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, मुझे ये वाला पॉइंट निकालना है स्टार्टिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको यही समझाया था कि एक होता है का, एक होता है से। तो यहां पर हमसे ये बताओ किस का पूछा है,
किसका पूछा है, तो उसने पूछा एंडिंग पॉइंट का, मैं इसको एंडिंग पॉइंट बोल देता हूं, है ना। एंडिंग पॉइंट का पूछा है, किस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, स्टार्टिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में। तो ये बताओ बच्चों, डायग्राम किस पॉइंट पे बनेगा, ईपी पे कि एसपी पे। तो जितने बच्चे ईपी बोल रहे हो भाई, दोबारा वीडियोस को देखो, आप दोबारा इसको समझो, ठीक है। डायग्राम आपका बनेगा एसपी पे, क्योंकि यहाँ पर ईपी का पूछ रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, एसपी के रिस्पेक्ट में। तो अगर यहाँ पर डायग्राम में ड्रॉ करता हूँ, तो ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, तो ये जो एंडिंग पॉइंट है ना, ये कहाँ पर लाई कर रहा है, ये लाई कर रहा है मेरा साउथ और वेस्ट के बीच में लाई कर रहा है मेरा। तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा, ये मेरा करेक्ट आंसर बन जाएगा। परेशान नहीं होना, इतनी लंबे लंबा एक्सप्लेनेशन में बार बार नहीं दूंगा, अभी ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। फिर कह रहा हूँ कि एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन जल्दी नहीं टकराते हैं, ये सिर्फ बेसिक अप्रोच आपकी बिल्ड करेगा, ठीक। अगले क्वेश्चन को देखो, अगले क्वेश्चन को ये बोल रहा है, फ्रॉम हिज हाउस लोकेश वेंट 15 किलोमीटर टू नॉर्थ। अब एक काम करते हैं, एक काम करते हैं हम, एक हाउस, ये हाउस है ना मेरा, इसको मैं स्टार्टिंग पॉइंट बोल दूं, क्योंकि अपनी जर्नी तो यहीं से शुरू की है इसने। अपने हाउस से कहाँ की तरफ मूव किया है, वो 15 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ मूव किया है। तो नॉर्थ में चला दो इसको, कितने किलोमीटर चलना है इसको, इसको चलना है 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर चला। देन ही टर्न्ड वेस्ट, वेस्ट कहाँ पर होगा, आपका लेफ्ट, जो बेसिक डायग्राम होता है उसके हिसाब से मूव करना है। और ध्यान रखना, मूव कहीं भी हो बच्चों, डायरेक्शन कभी चेंज नहीं होती है, बात समझ में आई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, इसको वेस्ट की तरफ घूमना है, और कितना कवर करना है, 10 किलोमीटर। तो वेस्ट की तरफ घूमा और कितना कवर किया, 10 किलोमीटर। उसके बाद क्या किया इसने, देन ही टर्न टू साउथ एंड कवर्ड 5 किलोमीटर। अब साउथ कहां पर होगा, मूव कहीं भी हो, मूव कहीं भी हो, डायरेक्शन में चेंज नहीं आता है, इस चीज को समझना ध्यान से, ठीक है। अब यहां पर साउथ में ट्रेवल किया कितना किलोमीटर, 5 किलोमीटर। तो ये बताओ, ये अगर पूरी वैल्यू 15 है, तो 5 अगर ट्रेवल करेगा तो लगभग ऐसे ही तो ट्रेवल करेगा यहां तक। भाई जो इसका रेफरेंस पॉइंट है वो ज्यादा है, ये कम है, तो यहां पर कितनी वैल्यू आ गई, 5 किलोमीटर। अब बोल रहा है टर्निंग टू ईस्ट, अब यहां से ईस्ट घूमना है इसको, तो मूव कहीं भी हो डायरेक्शन चेंज नहीं होती है। तो ईस्ट कहाँ होगा, यही तो होगा आपके राइट में। भाई बेसिक डायग्राम तो अपना यही था ना बच्चों, बेसिक डायग्राम तो यही था, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। तो यहां से इसको ईस्ट घूमना है, और कितना ट्रेवल करना है, 10 किलोमीटर। अब एक बात बताओ, अगर ये ईस्ट घूम के 10 किलोमीटर ट्रेवल करेगा, तो कहां तक लाई करेगा, ये इसी पॉइंट पे आके मीट करेगा कि नहीं करेगा, बताओ। देखो इस पॉइंट पे क्यों मीट करेगा, क्योंकि इसका रेफरेंस पॉइंट ऊपर वाला है। तो अगर ये 10 किलोमीटर है, तो इसको भी कितना होना, ये भी 10 किलोमीटर है, तो इसका मतलब कि ये वाले पॉइंट सेम लाइन में हो जाएंगे। अच्छा, अब क्या किया इसने, अब यहां पर आके वो बंदे की जर्नी एंड हो गई है, तो मैं इसको ईपी बोल दूं। ईपी का मतलब क्या, ईपी का मतलब एंड पॉइंट, ईपी का मतलब एंड पॉइंट। अब एक बात बताओ, अगर ये वाली वैल्यू 5 है, ठीक है बच्चों, तो ये वाली वैल्यू भी कितनी होगी, 5 होगी, ये वाली वैल्यू भी 5 होगी, और ये पूरी वैल्यू कितनी है, ये पूरी वैल्यू 15 है। तो ये जो रिमेनिंग वाली वैल्यू है, ये कितनी हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी, ये 10 हो जाएगी, हो जाएगी। अगर क्वेश्चन ये पूछता, क्वेश्चन अगर ये पूछता कि भैया जो उसका एंड पॉइंट है वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर है, अगर क्वेश्चन ये पूछता, तो हम सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर क्या दे देते, 10 किलोमीटर्स या 10 मीटर जो भी है, 10 किलोमीटर्स है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर डिस्टेंस का नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द हाउस, वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से किस दिशा में है, वही क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहां पर किसका पूछना चाह रहा है, किसका पूछना चाह रहा है, वो एंडिंग पॉइंट का पूछना चाह रहा है, किस पॉइंट से पूछना चाह रहा है, तो वो स्टार्टिंग पॉइंट से पूछना चाह रहा है। तो मैंने पहले भी कहा था कि जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है हम डायग्राम वहीं पर बनाते हैं ना, तो यहाँ पर जब डायग्राम ड्रॉ करोगे, तो जो एंडिंग पॉइंट है ये कौन से डायरेक्शन में आ रहा है, ये आ रहा है आपके नॉर्थ डायरेक्शन में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा नॉर्थ, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अब ये देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राम स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स द साउथ, राम साउथ में ट्रेवल करता है, कितने किलोमीटर ट्रेवल करता है, ही टुक अ राइट टर्न आफ्टर वॉकिंग 10 किलोमीटर, पहले वो 10 किलोमीटर चल गया है, फिर वो राइट टर्न लिया है। राइट टर्न लेगा तो कहाँ मूव करेगा बताओ,
जो मेरा लेफ्ट होगा वही तो इसका राइट होगा, क्योंकि साउथ में मूव कर रहा है। तो राइट में टर्न लेता है एंड स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स साउथ ईस्ट आफ्टर वॉकिंग 25 मीटर। He took a right turn. Ram started walking towards south. He took a right turn after walking 10 meters. 10 मीटर चला और कितना टर्न लिया इसने? राइट टर्न ले लिया, राइट टर्न ले लिया। और फिर देखो अब प्रॉब्लम क्या है, यहां तो 10 मीटर गिवन है, लेकिन यहां की तरफ कितना मूव कर रहा है गिवन है क्या? कोई वैल्यू गिवन ही नहीं है इसमें। अच्छा फिर क्या हुआ है, फिर यहां से क्या किया उसने, वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में चलना शुरू कर देता है। तो ये बताओ साउथ ईस्ट डायरेक्शन कहां पर होगी बच्चों? अगर ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, तो यही तो मेरा साउथ ईस्ट बनेगा, यही तो मेरा साउथ ईस्ट बनेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है, क्या साउथ ईस्ट में कितने किलोमीटर चल रहा है? जस्टिफाई है क्या? जस्टिफाई है कितने किलोमीटर? तो गलती से भी चला के इसको ऐसे इसके बराबर लाके नॉर्थ आंसर मत दे देना भैया, वो गलत हो जाएगा। क्यों? रीजन क्या है इसका? पहला रीजन तो ये कि मुझे ये वाली वैल्यू नहीं मालूम है जब उसने राइट टर्न लिया था। दूसरा, मुझे ये वाली डिस्टेंस भी अननोन है कितना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा सी एंड डी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। बात क्लियर है कि नहीं? तो सी एंड डी इसका आंसर टिक करेंगे हम लोग, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है नीलू स्टार्टेड हर जर्नी फ्रॉम ए। अब नीलू ने क्या किया है, कोई पॉइंट है, मान लो ये मेरा ए पॉइंट है, ठीक है। ए पॉइंट से उसने मूव किया है एंड वॉक 10 किलोमीटर ईस्ट। ईस्ट कहाँ पर होगा? राइट साइड में ईस्ट होगा, जो बेसिक डायग्राम होता है उसके हिसाब से। तो ये वाला ईस्ट हो गया, यहाँ की तरफ मूव किया, कितना किलोमीटर? 10 किलोमीटर मूव किया उसने, 10 किलोमीटर मूव किया। और कौन से पॉइंट पे पहुंची वो पहुंची बी पॉइंट पर। बी पॉइंट पर पहुंचने के बाद देन शी टर्न टू हर लेफ्ट। अब वो बाएं ओर मुड़ी है, बाएं ओर मुड़ी है। तो बाएं ओर कहाँ होगा? बाएं ओर कहाँ होगा? ऊपर ही तो होगा भाई, ऐसी तो खड़ी है बंदी है, तो लेफ्ट कहाँ होगा? ये होगा। राइट कहाँ होगा? नीचे राइट होगा। तो लेफ्ट टर्न लिया और कितने किलोमीटर चली है वो चली है 3 किलोमीटर। और पहुंची है पॉइंट सी पर। सी पर पहुंचने के बाद क्या किया उसने? सी पॉइंट तक पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर चली और फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है, फिर वो लेफ्ट में मुड़ जाती है। और कितने किलोमीटर चलती है वो 12 किलोमीटर चलती है। तो फेस कहीं भी हो डायरेक्शन चेंज नहीं होती है। तो इस केस में नॉर्थ फेसिंग है ना बच्चों, तो लेफ्ट कहाँ पर होगा? जो आपका लेफ्ट होगा वही इस क्वेश्चन का लेफ्ट हो जाएगा। और कितने किलोमीटर चली? 12 किलोमीटर चली है। तो 12 किलोमीटर चलने के लिए रेफरेंस पॉइंट 10 है ना अपने पास। तो जाहिर सी बात है, पहले एक काम करो, ब्रेक करके चलाया करो हमेशा, वरना गलतियां होने की संभावना ज़्यादा हो जाती हैं। तो 10 किलोमीटर और कितना चलना है इसको? और 2 किलोमीटर चला दो। और कौन से पॉइंट पे पहुंच गई बंदी है? ये पहुंच गई डी पॉइंट पर, ठीक है। फिर वहां से उसने लेफ्ट लिया और कितना चली? 3 किलोमीटर। अब ये बताओ डी पर खड़ी है, यहां से लेफ्ट लोगे, कैसे लोगे लेफ्ट? ऐसे तो खड़ी है बंदी है, ऐसे तो खड़ी है, तो लेफ्ट, यही तो लेफ्ट होगा नीचे की तरफ। लेफ्ट टर्न लिया और कितना चली? 3 किलोमीटर। ये बताओ ये वाली वैल्यू अगर 3 है तो ये वाली वैल्यू भी 3 होगी, और ये वाली वैल्यू भी बच्चों जस्टिफाई करने के लिए ये वाली वैल्यू है ना अपने पास। तो अगर ये 3 किलोमीटर है तो जाहिर सी बात है ये दोनों पॉइंट एक सेम लाइन में आ जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे पॉइंट, ये है ना। अच्छा कौन से पॉइंट पे पहुंच गई वो पहुंच गई ई पॉइंट पर, ठीक है। ये बेसिक सा स्ट्रक्चर अपना बन चुका है डिस्टेंस का। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है हाउ फार इज शी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो याद करो स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा था अपना? यही तो था स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ से कितनी दूर है वो? तो ये 2 किलोमीटर है ना, तो ये भी कितना हो जाएगा? 2 किलोमीटर। तो इसका आंसर क्या बना? 2 किलोमीटर। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? इन विच डायरेक्शन पॉइंट ई इज फ्रॉम पॉइंट ए। ये पूछ रहा है कि जो बिंदु ई है, ये वाला जो पॉइंट है, ये ए के संदर्भ में किस दिशा में है? जो ई वाला पॉइंट है वो ए के रिस्पेक्ट में किस डायरेक्शन में है? तो मैंने पहले ही बोला था, एक होता है का, एक होता है से। तो यहां पर पूछना चाह रहा है ई का किस पॉइंट से? ए से। तो डायग्राम हमेशा किस पे बनता है? डायग्राम हमेशा बनता है से पर, है ना। तो यहाँ पर डायग्राम अगर बनाता हूँ मैं, रफ डायग्राम, तो ये बताओ ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो ई पॉइंट कहाँ पर आ रहा है? ई पॉइंट आ रहा है वेस्ट डायरेक्शन में। ई पॉइंट आ रहा है वेस्ट डायरेक्शन में, कितनी दूरी पर? 2 किलोमीटर वेस्ट की दूरी पर। तो अपना बी वाला आंसर टिक हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ई। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कहाँ है पॉइंट सी, 4 पॉइंट सी पूछ रहा है, जो सी पॉइंट है ये ई के रिस्पेक्ट में कहाँ पर है। तो डायग्राम किस पे बनने वाला है, डायग्राम बनेगा अपने ई पर, क्योंकि हमें सी का बताना है। बात क्लियर है। तो सी का अगर बताना होगा तो ई पे बनाओगे तो कैसे बनेगा, ई पे बनाओ इसको ऐसे करके यूं। तो ये बताओ कौन सी डायरेक्शन है, ये नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। तो आंसर क्या बनेगा, सी ऑप्शन बनेगा। तो ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। क्लियर है। चलो अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में प्री लेवल में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों। ये जो क्वेश्चन है इसी टाइप का प्री में पूछेगा। एक बार क्वेश्चन को देख लो एक बार ध्यान से। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जॉन हाउस इज सिचुएटेड इन नॉर्थ डायरेक्शन फ्रॉम हिज अंकल्स ऑफिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। कहने का मतलब ये है कि जॉन का जो घर है वो उसके चाचा के कार्यालय से उत्तर दिशा में। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको जॉन अंकल ऑफिस बोल दूं, जॉन अंकल ऑफिस ये बोल दूं मैं इसको ऐसे, है ना। यहाँ से जॉन का जो घर है वो कहाँ पर है, इट इज सिचुएटेड इन नॉर्थ डायरेक्शन फ्रॉम हिज अंकल्स ऑफिस। जॉन के अंकल ऑफिस से कहाँ पर है घर इसका, इसका घर है नॉर्थ डायरेक्शन में, कितने मीटर की दूरी पर, 100 मीटर की दूरी पर, 100 मीटर की दूरी पर इसके अंकल का घर है। अब क्या हुआ है, हिज अंकल हाउस इज सिचुएटेड इन वेस्ट फ्रॉम हिज अंकल्स ऑफिस। अब अंकल का जो ऑफिस है, अंकल का जो ऑफिस है उसके वेस्ट में अंकल का हाउस है। ये जॉन के अंकल का ऑफिस है ना कि हाउस है, ठीक है। तो यहां से कहां पर है, तो अंकल का ऑफिस, अंकल का जो हाउस है इट इज सिचुएटेड इन वेस्ट फ्रॉम हिज अंकल्स ऑफिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 200। तो वेस्ट यही तो हुआ, कितने दूरी पर है, 200 मीटर की दूरी पर है। कितने दूरी पर है बच्चों, 200 मीटर की दूरी पर है ना। फिर क्या बोल रहा है, कबीर इज द फ्रेंड ऑफ जॉन। कबीर जो है वो जॉन का फ्रेंड है। कबीर लिव्स 100 मीटर फार इन द ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम जॉन हाउस। अब जो कबीर जो है ना, जो कि जॉन का फ्रेंड है, वो कहां पर है, वो ईस्ट डायरेक्शन में है। किससे, ये जॉन का हाउस था, इससे ईस्ट डायरेक्शन में है। कौन, कौन है ईस्ट डायरेक्शन में, कबीर। कबीर ईस्ट डायरेक्शन में कितनी दूरी पर, 100 मीटर की दूरी पर है। कबीर ऑफिस इज इन साउथ डायरेक्शन फ्रॉम हिज हाउस एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। अब ये तो कबीर का हाउस था ना, ये तो कबीर का हाउस था। अब कबीर का जो ऑफिस है वो कहाँ पर है, कबीर का ऑफिस इज इन साउथ डायरेक्शन फ्रॉम हिज हाउस। अपने ही घर से साउथ डायरेक्शन में कितनी दूरी पर, 100 मीटर बच्चों। तो 100 मीटर देखो यही तो बनेगा भाई, ये रेफरेंस पॉइंट हो गया, ये वाला 100 मीटर हो गया, तो ये भी 100 मीटर। और ये बताओ इसका मतलब ये सारे पॉइंट सेम लाइन में आएंगे कि नहीं आएंगे। ये वाला कबीर ऑफिस हो गया, है ना, कबीर ऑफिस हो गया। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ फार इज अंकल हाउस फ्रॉम कबीर्स ऑफिस। अंकल का हाउस जो है, तो अंकल का हाउस कहाँ पर है, ये है अंकल का हाउस, ये है अंकल का हाउस, ठीक। क्योंकि भैया वेस्ट में 200 मीटर की दूरी पर अंकल का हाउस था। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हाउ फार इज अंकल हाउस फ्रॉम कबीर ऑफिस। अंकल का हाउस कबीर के ऑफिस से कितनी दूरी पर है। तो देखो ना ये वाली वैल्यू कितनी है, 200 मीटर, यहाँ तक 200 मीटर, ये 100 है तो इसको भी कितना होना पड़ेगा, इसको भी 100 होना पड़ेगा। तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, टोटल वैल्यू आ गई 300 मीटर। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। तो इस तरीके से क्वेश्चन प्री लेवल में पूछे जाते हैं, ठीक। एक क्वेश्चन ये भी देखो, ये भी देखो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है